दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तहत 10 साल के लिए स्टॉक सेलेक्ट करना है तो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट किए जाएं। आज की इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के एग्जांपल्स के साथ मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो के कुछ सर्टेन स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पर्सनली मैं किन बातों को देखता हूं लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी स्टॉक्स हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल नहीं है। आपको भी अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो स्टॉक है, पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बिरला सॉफ्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि एज एन इन्वेस्टर, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पेशेंट इन्वेस्टर जो मैं देखता हूँ वो होता है कंपनी का बिजनेस। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के सर्टेन बिजनेस में एक सर्टेन एडवांसमेंट हो रही होती है, यानी कि नया एडिशन हो रहा होता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बिजनेस। अब यहाँ पे आईटी कंपनी है, राइट। आईटी कंपनियों में क्या हो रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एक तो जॉब की छटनी हो रही है, दूसरे वहां पर बहुत सारा फोकस किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कामों पर। तो ऐसे में जब भी कंपनी की एनालिसिस करता हूं तो वहां पर आजकल खास तौर पे आईटी स्टॉक्स में मैं जरूर से जरूर देखता हूं कि उसके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैपेबिलिटी है या नहीं। तो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट की अगर हम बात करें तो बिरला सॉफ्ट में आप देखिए ये क्या करते हैं, ये डाटा एनालिटिक्स के साथ ही साथ यहाँ पे क्लाउड, जनरेटिव एआई एंड ओवरऑल आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर काम करते हैं। इनके हमें देखना होगा कि ऐसे बिजनेसेस में जो जनरेटिव एआई बेस्ड सॉल्यूशंस है ये किस तरह के सॉल्यूशंस ला रहे हैं, और ये जो भी सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं एक एक करके हम बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि ये एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी कोई बिजनेस कर रही है तो उस बिजनेस से कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, राइट। अब रेवेन्यूज कहाँ से ये जनरेट कर रही है, देखिए अमेरिकाज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान दीजिए तो Q4 FY 2025 में 87% रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे यूएस से। अब यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में मात्र 84%। तो धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? क्योंकि ट्रम्प भाई साहब कभी आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी वो टैरिफ्स की बातें करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं से कंपनियां धीरे धीरे अपना फोकस शिफ्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्री की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, लाइफ साइंसेस एंड सर्विसेज, जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं, राइट, वहाँ की बारीकी से स्टडी करना हमारा काम हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो इनके जो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं या नहीं। अब ये देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब से बात हो रही है तब से ना सिर्फ कंपनियों पे प्रेशर है बल्कि ओवरऑल कंपनियों के आने वाले बिजनेसेस एंड क्लाइंट्स पे भी प्रेशर है। तो यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखिए तो करीब करीब 11 क्लाइंट्स के आसपास इनके कम हुए एंड टॉप 5 जो क्लाइंट्स हैं इनके करीब 42% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। ऐसे में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो करेंटली फंडामेंटल्स में जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मैं पर्सनली जब करता हूँ तो खासतौर पे 4-5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जरूर से जरूर देखता हूँ। इनमें से एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी 15% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% का है, डिविडेंड यील्ड 2% का है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, साथ ही साथ डेट टू इक्विटी मात्र 0.03 का है, पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 5 का है। पेट्रोस्की स्कोर क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, जस्ट इन केस S4R पर अगर अभी तक नहीं है आप तो जरूर से जरूर वहाँ पर आइए, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप देखिए, ये जरूर से जरूर मैं देखता हूँ सेल्स ग्रोथ 7 सालों में 11% के आसपास रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों के पास कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स या ग्लोबल सिचुएशंस के चलते प्राइसेस में एकदम से गिरावट आ जाती है। लेकिन अगर वो अपना ओवरऑल सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं चीज़ें। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 17 का है एंड ग्राहम नंबर देखें तो करीब करीब 248 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ मैं देखता हूँ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, यानी कि हर साल दर साल क्या उनका सेल्स बढ़ रहा है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो मार्च 2015 में 3000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स था, 237 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट था। 2021 में देखें तो 3555 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो गया था एंड 321 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। वहीं पे अगर हम देखें लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो 5300 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुकी है एंड करीब करीब 518 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक
इसके साथ ही साथ मैं देखता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या FIIs एंड DIIs कंटिन्यूसली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं। तो जून 2023 में आप देखिए 42% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 23% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 35-36% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। अब अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 41% के आसपास प्रमोटर्स थे वो घट के यहाँ पे हो चुके हैं करीब करीब 40% के आसपास, एंड जो पब्लिक यहाँ पे 23% की थी वो घट के हो चुकी है 22% के आसपास। तो पब्लिक 22% है, यहाँ पे प्रमोटर्स 40% है और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं से हमारे FIIs एंड DIIs बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। दूसरा स्टॉक जो है वो है PCBL। ये जो कंपनी है राइट, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड हुआ करती थी। अब जब भी कोई कंपनी का नाम आए, PCBL आए या XYZ आए या ABC आए, कुछ भी आए, सबसे पहला चीज मैं देखता हूँ उसका बिजनेस, और बिजनेस में देखता हूँ उसका कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि उसके पास क्या एडवांटेज है उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में। तो यहाँ पे PCBL भारत की सबसे बड़ी है एंड दुनिया की 7th लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक प्रोड्यूसर है। अब कार्बन ब्लैक कहाँ पे इस्तेमाल होता है, अगला स्टडी का पॉइंट ये हो जाता है। जहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बिजनेस सेगमेंट में क्या ग्रोथ का स्कोप है, ये हमारे लिए स्टडी का पॉइंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें फंडामेंटल्स पर तो रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 5% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7% का, डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 1.25 का है। जब भी डेट 1 से ज़्यादा होता है तो वहाँ पे कंपनी के पास डेट का प्रेशर ज़्यादा रहता है। पेट्रोस की स्कोर मात्र 4 का है। सेल्स ग्रोथ लेकिन 13% के आसपास रही पिछले 7 सालों में, 52 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। तो 1 रुपये कमाने के लिए 52 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं कंपनी को, सीधा सीधा ये हिसाब किताब हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2023 में 51% के आसपास प्रमोटर्स थे, यहाँ पे 31% पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 15-16% के आसपास हमें FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे थे। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 54% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 29% पब्लिक है और यहाँ पे करीब 16% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें इनका तो 2015 में करीब करीब 2400 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स था, नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का था। 2021 में करीब 2600 करोड़ का हुआ इनफैक्ट सेल्स, एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे देखें तो करीब करीब 392 करोड़ का हुआ एंड नेट प्रॉफिट 314 करोड़ का हुआ। तो प्रॉफिट इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ईयर ऑन ईयर। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो करीब करीब 8000 करोड़ के आसपास यहाँ पे सेल्स हो चुकी है एंड 200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे तीसरी कंपनी के बारे में। तो जो तीसरी कंपनी है इनका जो बिजनेस सेगमेंट है उस बिजनेस सेगमेंट में आप देखिए जो इनका ओवरऑल प्लांट है राइट, ये सर्टेन प्लांट जो है केमिकल प्लांट, ये दुनिया का लार्जेस्ट सिंगल स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक फैसिलिटी। अब स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है उस बिजनेस सेगमेंट में अगर हमें विजन दिख नहीं रहा है 5, 10, 15 सालों का, तो ऐसे बिजनेस में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो हम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ओवरऑल बिजनेस के ग्रोथ की पूरा रोड मैप होना चाहिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे चाहे लिथियम आयन बैटरीज हो, चाहे टायर्स हो, चाहे डिफेंस के लिए प्रोडक्ट्स हो, एल्यूमिनियम, पेंट्स, प्लास्टिक्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, हर जगह का ओवरऑल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड यानी कि HSCL लिमिटेड। अब अगर हम इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 14% के आसपास से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे करीब करीब 110% के आसपास से ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है FY 2022 से, यानी कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी के हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.13% के आसपास है, नेट प्रॉफिट करीब करीब 755 करोड़ रुपए के आसपास है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.16 है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे मात्र 4 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 10% के आसपास देखने को मिल रही है हमें इस कंपनी की। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे करीब करीब 40 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम HSCL के ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2015 में करीब 1400 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, कंपनी ने लॉस जनरेट किया था, करीब 13 करोड़ का यहाँ पे लॉस था। 2020 आते आते 1800 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो चुका था एंड 205 करोड़ का कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट हो चुका था।
2026 की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से 4,600 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हो चुका है एंड करीब करीब 755 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है कंपनी का। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2023 में करीब 45% के आसपास प्रोमोटर्स थे, 52% पब्लिक थी और यहाँ पे मात्र 3% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अब देखिए क्या होता है लॉन्ग टर्म में, FIs एंड DIs जो 3% थे यहाँ पे बढ़ के हो चुके हैं करीब करीब 9-10% के आसपास। प्रोमोटर्स 53% है एंड पब्लिक हो चुकी है यहाँ पे 38% के आसपास। तो ये जो डाटा है राइट, कहीं ना कहीं से कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जो डाटा हम देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है, उसका सेल्स ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसमें प्रोमोटर्स वो शेयर होल्डिंग अपनी कहीं कम तो नहीं कर रहे हैं और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग तो नहीं हो रखी। ये सब डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो अशोक लेलैंड का ओवरऑल बिजनेस सेगमेंट जो है, उस बिजनेस सेगमेंट में भारत की सेकंड सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है कॉमर्शियल व्हीकल की एंड ग्लोबली बात करें तो बसेस की चौथे नंबर पे आती है मैन्युफैक्चरिंग में एंड ट्रक्स के 9वें नंबर पे आती है मैन्युफैक्चरिंग के। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे MNHCV सेगमेंट में 31% के आसपास यहाँ पे शेयर है एंड बस एंड ट्रक सेगमेंट में करीब करीब 21% के आसपास ओवरऑल मार्केट शेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सब मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ इन सब चीज़ों को जब भी मैं एनालाइज करता हूँ राइट। अब हालांकि ये जो स्टॉक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं, बट होता क्या है कि मैंने आपको बता रखा है राइट। मान लीजिए कि सर्टेन कंपनी में, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने किसी सर्टेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब यहाँ पे गए, यहाँ से 50% गिरा, फिर एक नया हाई बनाया राइट। ये मान लीजिए 50 रुपये है, ये मान लीजिए 200 रुपये है, ये 100 रुपये है, ये 500 रुपये है। अब जब 250 रुपये पे अगली बार आएगा राइट, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर के लिए, खासतौर पे मेरे जैसे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि मैं वैल्यूएशन बेस्ड एनालिसिस करता हूँ और बिजनेस एनालाइज करने के साथ ही साथ वैल्यूएशंस के हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जहाँ पे मिलती है राइट, वहाँ पे एक इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल्स देखें अशोक लेलैंड के, तो आप देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का, डिविडेंड यील्ड 2.24% के आसपास है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 4.49 है। डेट टू इक्विटी अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वो कंसर्निंग फैक्टर होता है। हालांकि जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनमें डेट जनरली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी जब एक्सपैंड कर रही होती है, कंपनी जब एक्सपेंडिचर्स कर रही होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से उसे लोन्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, पेट्रोस की स्कोर यहाँ पे मात्र 3 का है और सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का करीब करीब 8% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 24 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें इसका सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप देखिए मार्च 2015 में करीब 15,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था न, कंपनी ने नेगेटिव प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था, यानी कि 200 करोड़ का लॉस हुआ था। 2020 की बात करें तो यहाँ पे 21,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स हो चुका था एंड कंपनी 460 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी थी। उसके बाद 1-2 साल तक लगातार बिकॉज ऑफ द कोविड इम्पैक्ट यहाँ पे कंपनी को लॉस देखने को मिला। एंड अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो यहाँ पे करीब करीब 56,000 करोड़ का ओवरऑल सेल्स हो चुका है एंड 3,721 करोड़ रुपए के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट हो चुका है, नेट प्रॉफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें देखना होता है कि सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी लॉस मेक कर देती है, तो जो लॉस मेक कर रही है तो किस वजह से कर रही है, क्या वो एक जेन्युइन वजह है या कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी वाकई में डिग्रेड हो रहा है, मार्केट जो है वो मार्केट शेयर लूज कर रही है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि ओला के केस में क्या हो रहा है, ओला के केस में वो धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर ही श्रेड करती जा रही है, तो ऐसे में उसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हमें देखना होता है जब भी हम एनालाइज करते हैं कंपनियों को। ठीक है, यहाँ पे अशोक लेलैंड की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए जून 2023 में 52% के आसपास प्रमोटर्स थे, 11% यहाँ पे पब्लिक थी और यहाँ पे करीब करीब 37% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। अगर हम लेटेस्ट डाटा यहाँ पे देखें मार्च 2026 में, तो आप देख सकते हैं 52% प्रोमोटर्स हैं, केवल और केवल 11% पब्लिक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 37-38% के आसपास FIs एंड DIs हो चुके हैं। तो जनरली कंपनियों में जो कंपनियां जनरली न्यूज में नहीं आती हैं उनमें क्या होता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग जनरली कम देखने को मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सो मेरे लिए पर्सनली इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक को खरीदना नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस को समझना, साथ ही साथ पेशेंस के साथ लंबे समय के लिए टिके रहना
एंड अगर स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए 10, 15, 20%, तो ऐसे में भी कोई फर्क ना पड़ना। सो ये रहे मेरे पर्सनल व्यूज एंड इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस। आपकी पोर्टफोलियो में अगले 10 साल के लिए कोई कंपनी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।